तर्जनी से लेकर अंगूठे तक की माप को प्रादेश कहा जाता है। विश्व भूगोल का उन्होंने अध्ययन किया है, इसलिए विश्व के अनेक नगरों और भौगोलिक क्षेत्रों के लिए आधुनिक भाषाओं में व्यवहृत शब्दों का वे संस्कृतिकरण करते हैं। उत्तरी ध्रुव को वे कुमेरु प्रदेश कहते हैं, पटना को पाटलिपुत्र कहते ही हैं, कलकत्ता को कालकूट नगर वे बना देते हैं। अनेक स्थानों पर अपनी कल्पना से कुछ मनोहारी शब्द उन्होंने गढ़े, संस्कृत को नई शब्दावली उन्होंने दी। कालिदास ने भी बहुत सारे नवीन शब्द संस्कृत को दिए। कालिदास का कोश शास्त्र को योगदान, इस विषय पर मैंने अपने एक वक्तव्य में कालिदास ने संस्कृत में कितने नवीन शब्द संचारित किए इस पर बात की है। वेश्या के लिए उन्होंने एक सुंदर शब्द दिया है, क्षणदा सुकुमारी। क्षणदा रात्रि को कहते हैं। चश्मे के लिए उपनेत्र शब्द का प्रयोग वे करते ही हैं, पर सुनने की मशीन उस समय तक आ चुकी थी, उसको वे कर्ण डमरुक कहते हैं। माइक्रोस्कोप के लिए सूक्ष्म दर्शक और दूरबीन के लिए दूरदर्शक इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं। अन्य जो वैज्ञानिक उपकरण हैं उनके लिए भी शब्द उन्होंने दिए हैं। पर्याय कोश का उनका ज्ञान बहुत गहरा है और कुत्ते के लिए कुक्कुर, श्वाह इत्यादि अनेक शब्दों को छोड़कर वे सारमेय शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि गंध ग्रहण की उसकी विशेषता का प्रसंग है, इसलिए सारमेय शब्द का प्रयोग वहाँ पर उचित है। विघ्न शब्द का प्रयोग करते हैं नकटे के लिए। विनाशिक या विनाशिका भी वे शब्द का प्रयोग करते हैं। नाक कटी है जिसकी, उसके लिए तोंदू या पेटू व्यक्ति के लिए तुंद परिमृज शब्द वे गढ़ते हैं। इस तरह के बहुत सारे नए शब्द शर्मा जी ने गढ़े। कुछ प्राचीन शब्दों का उन्होंने पुनराविष्कार भी किया। वाङ्मय महार्णव, उनके द्वारा जो प्रणीत संस्कृत में विश्वकोश है, वह एक अकेले व्यक्ति के द्वारा विशाल विश्वकोश की रचना का एक स्तुत्य प्रयास कहा जा सकता है। इसको शर्मा जी ने श्री विश्वविद्या अपराभिध ऐसा शीर्षक के साथ लिखा है। विश्वविद्या इसका दूसरा नाम है। विश्वविद्या या विश्वकोश की विद्या, उसका यह उदाहरण है। वाङ्मयार्णव इसका नाम है और यह ज्ञान मंडल काशी से महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा के निधन के पश्चात विक्रम संवत 2024 में प्रकाशित हुआ था। संस्कृत के कोशों में यह एक उपेक्षित कोश है, पर जितना ही उपेक्षित यह रहा है उतना ही उपादेय यह प्रतीत होता है, क्योंकि शर्मा जी ने संस्कृत में जितने उपलब्ध कोश थे उनका अध्ययन करके और अन्य भाषाओं में जो संस्कृत कोश थे और जो विश्वकोश थे उनका अध्ययन करके एक अद्यतन कोश का निर्माण यह किया। यह भूमिका में इस कोश की प्रकाशक की ओर से जो दी गई है, उसमें सूचना दी गई है कि जो पांडुलिपि शर्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र नलिन विलोचन शर्मा से उनको प्राप्त हुई थी, उसमें ग्रीक, लैटिन, जर्मन और फ्रेंच के बहुत सारे शब्द थे जो यहाँ नहीं दिए जा सके, तदनुरूप टंकण की सुविधा न होने के कारण। और प्रूफ संशोधन में उक्त भाषाओं के ज्ञाता काशी में नहीं मिल सके, इसलिए भी ये शब्द छोड़ दिए गए। शर्मा जी ग्रीक, लैटिन, जर्मन और फ्रेंच जानते थे। उनका प्रयास यह था कि संस्कृत के अनेक शब्द जो इन भाषाओं में संचारित हुए हैं और ये जो समान शब्दावली है, उसकी ओर भी इस कोश के द्वारा ध्यान आकर्षित किया जाए। ये बड़ा प्रवर्तक कार्य वे कर रहे थे, पर यह तो छूट गया है। चित्र उन्होंने दिए थे, तदनुसार चित्र जो उन्होंने अपने हाथ से बना दिए, तदनुसार चित्र बनवा करके प्रकाशित किए जाने चाहिए थे। जो प्रति प्रकाशित हमको प्राप्त है
उसमें भी चित्र नहीं दिए जा सके। प्रकाशक ने भी सूचित किया है कि चित्र पांडुलिपि में थे पर हम नहीं दे पा रहे हैं। यह तो स्वीकार किया गया कि इस कोश में अनेक शब्द ऐसे हैं जो इसके पहले के संस्कृत कोशों में नहीं मिलते। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रामावतार शर्मा जी के शिष्य रहे थे, उनका आदर करते थे। वे भी चिंतित रहते थे कि यह कोश प्रकाशित हो जाए। शर्मा जी के अनेक ग्रंथों की पांडुलिपियां नष्ट हो गईं। यह बहुत ही खेद का विषय है। राजेंद्र प्रसाद जी को भी चिंता थी कि वाङ्मय महार्णव की पांडुलिपि कहीं नष्ट न हो जाए। यह प्रकाशित हुआ, यद्यपि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसको प्रकाशित रूप में नहीं देख सके। इस कोश का महत्व इस बात से भी जाना जा सकता है कि स्वामी महेश्वरानंद जी शंकराचार्य, जिनका पूर्व नाम महादेव शास्त्री था, वो काशी के मूर्धन्य पंडित वे रहे हैं। अनेक शिष्य उनके काशी में स्वनामधन्य शिष्य थे और अभी भी हैं। उनमें से आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी उनके शिष्य रहे, राममूर्ति त्रिपाठी जी उनके शिष्य रहे, बड़े बड़े पंडित उनके शिष्य रहे काशी के। उन्होंने कहा कि रामावतार शर्मा जी तो मेरे गुरु रहे हैं, इस कोश को अच्छी तरह से प्रकाशित होना चाहिए, इसका प्रूफ मुझे दिखाया जाए। यह स्वयं ज्ञान मंडल के प्रकाशक द्विवेदी जी से उन्होंने कहा। प्रूफ उनके पास भेजा गया। प्रूफ का शुद्धि पत्र उन्होंने तैयार किया परिश्रम से। शुद्धि पत्र इसमें प्रकाशित भी है। अशुद्धियाँ बहुत इसमें रह गई थी, यह इससे जाना जा सकता है। श्रीमन महेश्वरानंद जी ने, स्वामी जी ने इतना आदर व्यक्त किया है महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा के प्रति, और इस कोश का महत्व उन्होंने समझा। इस बात से हम समझ सकते हैं कि वाङ्मयार्णव कितना उपादेय कोश है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के महनीय आचार्य, मूलतः संस्कृत के पंडित, ज्योतिषाचार्य, शास्त्रज्ञ और चिंतक, उन्होंने इसकी भूमिका लिखी है। भूमिका अच्छी है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। उन्होंने पूरी कोश शास्त्र परंपरा का परिचय दिया और वाङ्मयार्णव की जो विशेषताएं हैं उसको भी उन्होंने रेखांकित किया है। इस कोश में जो विशिष्टताएं हैं उसको बताते हुए वे जंगम विश्वकोश शर्मा जी को कहते हैं और अपनी भूमिका में वे कहते हैं कि शर्मा जी ने इस कोश को उचित ही विश्वविद्या या एनसाइक्लोपीडिया कहा है। इसके लिए उन्होंने वैदिक और लौकिक संस्कृत साहित्य का तथा आधुनिक काल की व्याख्याओं और आलोचनाओं का मंथन किया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह कोश अब तक के संस्कृत कोशों की तुलना में सर्वाधिक वैज्ञानिक और उपयोगी है। यह आचार्य द्विवेदी जी का मंतव्य है। इसकी विशेषता, जैसा उन्होंने उचित ही बताया है, कि यह अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वर्णानुक्रम पद्धति से बनाया हुआ कोश है, पर छंदोबद्ध है, अनुष्टुप छंद में पूरा लिखा गया है। प्राचीन जो कोश हैं उनकी जो परंपरा है उसको भी इसमें उसका भी निर्वाह इसमें किया गया है। और अकारादि क्रम से विन्यास होने के कारण शब्द को खोजने में आसानी हो जाती है इस कोश में। तो यह वर्णानुक्रम से छंदोबद्ध कोश का दुर्लभ उदाहरण है। शर्मा जी ने अंग्रेजी में और जर्मन भाषा में लिखे हुए कोशों का अध्ययन किया था और उन विद्वानों की उन्होंने बड़ी प्रशंसा की है जिन्होंने ये कोश बनाए। संस्कृत जर्मन कोश सेंट पीटर्सबर्ग डिक्शनरी के नाम से जो प्रसिद्ध है, और संस्कृत बुक
इस नाम से मिलता है, ये इसको उन्होंने खूब अच्छी तरह से देखा है, अध्ययन किया है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का तो खूब अध्ययन कर ही चुके थे, उसका एक मॉडल भी उनके सामने है, तदनुसार वे यह कोश बना रहे हैं। संस्कृत के जितने शास्त्र हो सकते हैं सब में उन्होंने अवगाहन किया है। धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, ज्योतिष, वैज्ञानिक साहित्य, संस्कृत का और कवियों के जो ग्रंथ हैं उन कवियों के उन्होंने नाम भी दिए हैं। विशेष रूप से मंख और भारवी के महाकाव्यों का उन्होंने अध्ययन करके इस कोश के निर्माण में उनका उपयोग किया है। नानार्थक शब्दों की भी सूचना वे ग्रहण करते हैं, शब्दों के पर्याय तो वे देते ही हैं, और वैजयंती कोश को उद्धृत भी करते हैं, जो कि अच्छा कोश है प्राचीन परंपरा में। यादव प्रकाश नाम से भी यह कोश जाना जाता है। अभिधान चिंतामणि हेमचंद्र के प्रशंसक रहे हैं रामावतार शर्मा। आधुनिक काल में जो कोश बनाए गए, तारानाथ तर्कवाचस्पति का वाचस्पत्यम और विल्सन की संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी तो उपलब्ध थी ही, शब्द कल्पद्रुम जो राजा राधाकांत देव बहादुर के निर्देशन में तैयार किया गया था पंडितों के द्वारा, पर इन कोशों की जो सीमाएं हैं और इनमें जो त्रुटियां हैं उनको वे इंगित करते हैं रामावतार शर्मा। और ओटो बोथलिंग और रूडोल्फ रॉथ, इन दो विद्वानों का विशेष रूप से उल्लेख करते हैं, इनकी प्रशंसा भी करते हैं। वेबर का जो कोश है, संस्कृत जर्मन कोश उन्होंने जो बनाया था, उसका उल्लेख करते हुए उसकी जो पद्धति है उसकी चर्चा आरंभ में रामावतार शर्मा करते हैं। रत्नाकर, मल्ल, सोमदेव और भारवी, इन कवियों का परामर्श उन्होंने विशेष रूप से किया। रत्नाकर तो माघ के बाद शब्दकोश शास्त्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 50 सर्गों का सबसे बड़ा महाकाव्य उन्होंने संस्कृत में उस समय लिखा। आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि मल्ल का नाम उन्होंने उल्लेख किया है। मल्ल से आशय वात्स्यायन नागमल्ल से जान पड़ता है, क्योंकि वात्स्यायन के कामसूत्र में अनेक दुर्लभ शब्द हैं। और सोमदेव का उन्होंने उल्लेख किया है, कथा सरित सागर, उसमें भी शब्दावली की नवीनता है, इसलिए उचित ही उन्होंने इन 4 ग्रंथों का विशेष परामर्श किया है संस्कृत कोश शास्त्र के विस्तार के लिए। इस प्रकार से यह कोश जो है शर्मा जी ने प्रचुर पर्याप्त अध्ययन के पश्चात उन्होंने तैयार किया है। वैज्ञानिक दृष्टि के साथ उन्होंने इस कोश का निर्माण किया। उपोद्घात पद्यों में ही एक पद्य जो उनका दूसरा पद्य है, उसमें वे कहते हैं, या शिल्प शास्त्रादिपयो महारहम संदुह्यते योजित बुद्धिवत्सैः वैज्ञानिकैर्विश्वहिताय भूयः सा भारती काम दुघा ममास्तु। शिल्प शास्त्र आदि के दुग्ध को जिससे दुहा जाता है, बुद्धि के बछड़े को योजित करके विश्व के हित के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा वह भारती काम दोहित करने वाली काम दुघा भारती मुझे वर्ण करे, ऐसा वे कहते हैं। आरिषेराच विपुलाल लोकात् सांप्रतिकादपि निर्मथ्य वाङ्मयाब्धिम श्री विश्वविद्याम समारभे। चौथे पद्य में वे कहते हैं कि वैदिक काल से लगा करके संस्कृत के सांप्रतिक लौकिक साहित्य तक, इस समय तक जो साहित्य लिखा जा रहा है वहाँ तक वाङ्मयाब्धि का मंथन करके श्री विश्वविद्या या इस विश्वकोश का निर्माण में कर रहा हूँ। नानार्थार्थ पर्यायाय ये दृष्टा लोक वेदयो वर्णक्रमेण ते सर्वे पद्यैर्दर्धान कुत्रचित्। नानार्थक शब्द और पर्यायवाची शब्द जो वेद में और लौकिक संस्कृत वाङ्मय में मिलते हैं, वे पद्यों में निबद्ध भी हों और वर्णक्रम से निबद्ध किए जाएं, ऐसा इसके पहले नहीं बनाया गया। यह कोश में इस प्रकार का बना रहा हूँ। उपयुक्तोदाहरणी पद्य कोशान भूषिता विस्तीर्णा अतिमूल्याश्च नव्य कोशान सुस्मराः। समीचीन उदाहरणों के साथ पद्य कोश निर्मित नहीं किए गए। पर्याय कोश निर्मित किए गए पद्यों में, अमर कोश आदि, पर उनमें कवियों के उदाहरण नहीं दिए गए। और जो आधुनिक कोश हैं वे बहुत बड़े हैं, आकार में अत्यंत महंगे हैं,
अति मूल्य वाले हैं, सामान्य जनों की पकड़ के बाहर हैं। इसलिए मैं नया कोश बना रहा हूँ और अपने स्रोतों का उल्लेख भी करते हैं। विशेष शास्त्र आयुर्वेद प्रभृति नाम पदैर्युतः सोपयुक्तोदाहरतिभिः समलंकृतः सचित्रः प्रचुरावाच्य वैज्ञानिक पदोच्चयः परिशिष्टैश्च बहुभिः कोश एष परिष्कृतः। विशेष जो शास्त्र हैं आयुर्वेद आदि, उनकी शब्दावली भी हमने इसमें ली है। उपयुक्त उदाहरण और टिप्पणियाँ उसके साथ दी हैं, चित्र हमने बनाए हैं और वैज्ञानिक शब्दावली का समुच्चय इसमें संग्रहित हमने किया है। अनेक परिशिष्ट हमने इसमें दिए हैं। जिस रूप में इस कोश का निर्माण रामावतार शर्मा जी ने किया था, उस रूप में तो यह प्रकाशित नहीं हो सका है। इसमें वो सारे परिशिष्ट नहीं दिख रहे हैं, चित्र तो हैं ही नहीं, परिशिष्ट भी इसमें सारे नहीं हैं और पांडुलिपि कदाचित अधूरी प्राप्त हुई है। पर जितने अंश में हमें यह प्राप्त है, यह भी संस्कृत कोश विद्या को रामावतार शर्मा का एक बड़ा योगदान है। इन शब्दों के साथ रामावतार शर्मा के संबंध में, विशेष रूप से उनके कोश शास्त्र के योगदान को लेकर आज की चर्चा को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। सभी को धन्यवाद।